बच्चों जय हिंद। बच्चों इसके पहले हमने वीडियो में बात किया था अम्ल क्षार की परिभाषा के बारे में और उसके बाद यहाँ पे उनके उदाहरणों के बारे में और उनके जो सामान्य गुण थे उनके बारे में बात किया। अब जैसे आज हम यहाँ पे प्रकरण में ले रहे हैं लवण और उनके प्रकार। तो यहाँ पे जो भी हमारा लेसन चल रहा है अम्ल क्षार और लवण, तो उसके अंतर्गत लवण क्या होते हैं। तो किसी अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त आयनिक ठोस लवण कहलाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले इसकी परिभाषा। लवण अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आयनिक ठोस प्राप्त होते हैं लवण कहलाते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक शब्द है उदासीनीकरण। तो सबसे पहले इसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि जब हम यहाँ पे अम्ल के गुण और क्षार के सामान्य गुण पढ़े थे तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि अम्ल और क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें आप यहाँ पे अलग को देख सकते हैं। कौन सी उदासीनीकरण। अभिक्रिया, तो इसमें आपको बताया गया था कि अम्ल और क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल व क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। यहाँ पे अम्ल और क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लिया गया, यहाँ पे आपने लिया अमोनिया NH3। अब आपको बताया गया था कि इसको आप भस्म कहेंगे, क्षार नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें से हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित नहीं है। तो ये यहाँ पे लिया गया, भस्म लिया गया। और इसकी जो क्रिया है वो कराई गई है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो ये यहाँ पर क्या दिया गया, अम्ल दिया गया है। अब जब इन दोनों की क्रिया होगी तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है क्या प्राप्त होगा, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड में दिया गया है वो क्या है, एक प्रकार का यहाँ पे एक आप कह सकते हैं ये आपको लवण दिया गया है। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। जैसे कि इसमें आपको बताया गया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ पर क्या हो गया, क्षार हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या ले लिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया है। तो यहाँ पे ये क्या दिया गया है, अम्ल दिया गया है। तो जब यहाँ पे इन दोनों की अभिक्रियाएं होंगी तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे पहला दिया गया इसका धनायन इसके ऋणायन से जुड़ेगा और इसका जो धनायन है वो इसके ऋणायन से जुड़ेगा। तो यहाँ पर आपको प्राप्त क्या होगा, NaCl और प्लस H2। ये यहाँ पे हो जाए लवण और ये जो आपको प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, जल। तो
तो आप यहाँ पे इसके लिए जो लवण है इसके लिए आप लिख सकते हो कि अम्ल या जलीय विलयन में अम्ल और क्षार की पाराशरीक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं। और ये आपको बताया गया है अम्ल और क्षार की क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अब इसमें से अगर जो लवण आपको दिया गया है उसको अगर जल में घोला जाए तो वह अपने धनायन और ऋणायन में क्या होता है? अपघटित हो जाता है या कह सकते वियोजित हो जाता है। और जो इनमें यहाँ पे आपको धनायन प्राप्त होते हैं उनको भाषिक मूलक कहते हैं और जो ऋणायन प्राप्त होते हैं उनको अम्लीय मूलक कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि ये जो लवण हमें प्राप्त हुआ है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये आपको दिया गया है। जब इसका वियोजन या आयनन किया जाएगा तो वियोजन या आयनन करने पर यहाँ पे आपको जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त होगा? सोडियम के धनायन और क्लोराइड के क्या प्राप्त होंगे? ऋणायन। तो ये यहाँ पर जो दिया गया है इसको कहेंगे भाषिक मूलक और ये जो दिया गया है इसको क्या कहेंगे? अम्लीय मूलक। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी यहाँ पे लवण को किसी यहाँ पे जल में यहाँ पे अगर घोला जाएगा तो वो अपने आयनों में क्या होगा? वियोजित हो जाएगा और इनमें से जो धनायन होंगे उन्हें कहेंगे भाषिक मूलक और जो ऋणायन होंगे उन्हें क्या कहेंगे? अम्लीय मूलक। तो ये जो दिया गया है यहाँ पे ये है यहाँ पे भाषिक मूलक और ये जो आपको दिया गया है ये यहाँ पे क्या है? अम्लीय मूलक। अब यहाँ पर ऐसे ध्यान दें ये जो लिखा Na++Cl-, तो ये Na+ कहाँ से प्राप्त हुआ? Cl- क्यों आया? इस पर बेटा थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखो जैसे सोडियम आपको दिया गया है तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। अब बात आती है परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। और ये तो आप लोगों को मालूम है ही कि जो यहाँ पे परमाणु होता है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है और 3 मूल कणों में कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वे किसी भी तत्व के नाभिक होते हैं। जैसे मान लें ये कोई एक आपको परमाणु दिया गया है और ये यहाँ पर इसका क्या दिया है? नाभिक दिया गया है। नाभिक क्या होता है? कि जहाँ पर जिस स्थान पर समस्त भार कार्य करता है वो उसका क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। तो नाभिक में यहाँ पर क्या क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? बाहरी कक्षाओं में। तो परमाणु जो होता है वो कितने मूल कणों से मिलकर बना है? 3 मूल कण। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? बाहरी कक्षाओं में। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें Na+ क्यों प्राप्त हुआ है और यहाँ पर Cl- प्राप्त क्यों हुआ है, क्योंकि धनायन और ऋणायन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे ये यहाँ पे दिया गया सोडियम का परमाणु क्रमांक हो गया 11। तो परमाणु क्रमांक समझ में आ गया होगा आपको कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। और जो यहाँ पे प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही क्या होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अंतर केवल क्या होता है कि प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहरी कक्षाओं में होते हैं। फिर आता है परमाणु भारी द्रव्यमान संख्या भी उसे कहा जाता है। तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योगफल को, यानी जो भी प्रोटॉन आपको दिए गए हैं और जो भी नाभिक में न्यूट्रॉन दिए गए हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर जो प्राप्त होगा उसे आप क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या कहेंगे। तो ये जैसे यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 दिया गया है। तो सबसे पहले बोहर-बरी का नियम। तो बोहर-बरी के नियम में एक आपको सूत्र बताया गया है 2n²। इस सूत्र को आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में। तो 2n² के हिसाब से पहली जो कक्षा होगी यहाँ पे n की जगह पे आप 1 रखेंगे तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब यहाँ पे आप 2 रखेंगे 2 × 4 और 4 × 8, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरी में से 3 × 9 × 18 हो जाएंगे। चौथी में यहाँ पे
4 चौक 16 दूना 32 हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्राप्त होगा 2, 8, 18 और 32। और ये जो कक्षाएं हैं वे KLMN यहाँ पे कहलाती हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करें सोडियम के बारे में तो सोडियम जो दिया गया है परमाणु क्रमांक 11 है। इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 8 और फिर कितना आ जाएगा 1, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए। एक बचा, एक कहाँ चला गया? यहाँ पे अगली कक्षा में चला गया। अब यहाँ पर कितना आपको ये प्राप्त हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो दिया गया है और आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको हमने पहले वीडियो में बताया था रासायनिक विज्ञान के, तो वहाँ पे बताया गया था यही इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे क्या करते हैं? भाग लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया 1 दिया गया है, तो इसमें से इसका जो अष्टक है वह पूर्ण नहीं है। और इनमें आप लोगों ने पढ़ा होगा शून्य वर्गीय अक्रिय गैसें, तो जिनके अष्टक क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं, जिनकी बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन या 18 या 32 हों। तो वैसे जो यहाँ पे आपके कोर्स में है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 अक्रिय गैसें हैं। तो जो भी यहाँ पे ये तत्व होंगे वह स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे सोडियम आपको दिया गया है, तो यहाँ पर जो दिया है इसके पास की जो अक्रिय गैस है वो कौन सी? नियान है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है 2,8। तो जब ये यहाँ पे 2,8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो ये यहाँ से क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो जब जितना इलेक्ट्रॉन कोई तत्व यहाँ पे त्यागेगा उतनी ही उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। और जितना वो ग्रहण करेगा उतनी उसकी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना होगा? अगर हमने यहाँ पे लिख दिया Na+, तो इसका मतलब हो गया कि इसने यहाँ पे क्या किया है? 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। और इसकी जो संरचना है यानी इसने यहाँ पे नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया है। अब ऐसे अगर क्लोरीन की बात करें, यहाँ पे Cl- लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लोरीन जो दिया है इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होगा? 2,8,7 होगा। अब यहाँ पे अभी आप बताया गया जो अक्रिय गैसों के बारे में बताया गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो यहाँ पे जैसे हम आर्गन अगर यहाँ पे लेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 18। तो यहाँ कितना होगा? 2,8,8। अब यहाँ पे आप देखें क्लोरीन को यहाँ पे आगे स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए या अपने पास की अक्रिय गैस आर्गन टर्मिनल प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो ये यहाँ पर क्या करता है? किसी दूसरे तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो यहाँ पे जैसे आपने लिखा Cl, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ पे जो धन का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है वो उतने इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। और अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो वो क्या कर रहा है? उतने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 2,8,8। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपको धनायन और ऋणायन के बारे में ध्यान देना होगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने धनायन होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा उतने ही क्या होंगे? उसके ऋणायन होंगे। तो बच्चों ये जो आपको यहाँ पे बताया गया है इसको आप लोग क्या करो? अपनी कॉपी पर साथ में ही नोट कर। हमने यहाँ पे 4 लवणों के बारे में बात किया था, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण और मिश्रित लवण के बारे में। तो अब यहाँ पर जो अगला लवण है 5वां नंबर पे वो कौन सा है? द्विग लवण है। तो इसमें क्या है कि 2 सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण द्विग लवण कहलाते हैं। यानी 2 क्या किए जाएं? सरल लवण लिए जाएं, सामान्य लवण लिए जाएं और उनका जलीय विलयन लिया जाए और बाद उनका वाष्पीकरण यानी उनको यहाँ पे लेकर गर्म किया जाए। तो गर्म करने पर जो हमें लवण प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? द्विग लवण कहलाएगा। और यहाँ पर ये जो द्विग लवण होते हैं उनमें से सरल लवणों का जो अनुपात है वह निश्चित होता है और द्विग लवण को केवल ठोस अवस्था में ही प्राप्त किया जा सकता है, दूसरी अवस्था में ये प्राप्त आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर परिभाषा में क्या लिखेंगे? 2 सरल लवणों के जलीय विलयन, 2
सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण द्वित लवण कहलाते हैं। और आपको बताया कि इनमें से क्या होता है, दोनों जो सरल लवण होते हैं उनकी या उनका जो अनुपात है वह निश्चित, इसको हम यहाँ पे लिखना ही रहेंगे क्योंकि आपको नहीं याद करने में परेशानी होगी। आप इसको ऐसे समझ लो कि ये जो दोनों लवण दिए गए हैं, इन दोनों लवणों का जो अनुपात है वो निश्चित होता है और साथ में इनका जो अस्तित्व है वह केवल ठोस अवस्था में ही होता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें पोटास एलम या फिटकरी की, तो इसका सूत्र जो है वो होता है A2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। ये तो हो गया फिटकरी का। यहाँ पर आते ही से दो लवण है, एक लवण कौन सा है पोटेशियम सल्फेट और एक यहाँ पे दिया गया एल्यूमिनियम सल्फेट। और जब इसको हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इसका हो गया रासायनिक नाम हो गया। ऐसे ही एक दूसरा होता है मोहर लवण। कौन सा लवण, जिसको कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। कौन सा, फेरस अमोनियम सल्फेट। यहाँ पे जो इसमें से फेरस FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 और इंटू यहाँ होगा 6H2। ये जो दिया गया पोटास एलम या फिटकरी या कहेंगे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये जो दिया गया है मोहर लवण, और इसको यहाँ पे आप पढ़ सकते हो फेरस अमोनियम सल्फेट करके पढ़ सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे जो 6वां नंबर है वो होता है संकर लवण। बेटा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि इसका आप यहाँ पे नाम लिखें। तो इसमें क्या है कि वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसा संयोजक बंध बनाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। क्या बताया गया, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसा संयोजक बंध बनाते हैं, उपसा संयोजक बंध बनाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। संकर लवण कहलाते हैं। अब यहाँ पर जैसे मुख्य जो उदाहरण है वो है पोटेशियम हेरोसाइनाइड, यानी K4 उसके बाद Fe और फिर यहाँ पे CN6। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा बेटा चर्चा करना चाहें उपसा संयोजक के बारे में। इसके बारे में तो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे अणु बनते हैं तो वे परस्पर यहाँ पे बंधों से ही नियंत्रित होते हैं, परस्पर बंधों के द्वारा ही क्या होते हैं, बंधे होते हैं।
तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार के बंध। पहला जो आपने पढ़ा था वो था सहसंयोजक बंध। साथ मतलब क्या होता है, साथ साथ, बंध मतलब बंध यानी जुड़ना। तो यहाँ पे जो साथ साथ जुड़े होते हैं, मतलब यहाँ पे जब दो परमाणु जो हैं परस्पर क्या हों, ये जिनके मध्य जो है जब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो ऐसे बंधों को कौन से बंध कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। और दूसरे आते हैं वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध। जैसे अभी हमने उदाहरण नमक का लिया था, तो उसका जब आयनन किया था तो सोडियम के धन आयन और फ्लोराइड के ऋण आयन प्राप्त हुए थे। उनमें से जो बंध था, क्योंकि उसमें क्या था एक धनायन जो था वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता था, और एक जो क्लोराइड वाला था वो यहाँ पे अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करता था, ग्रहण करता था। तो ऐसे बंध को कौन से बंध कहते हैं, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध। अब उसके बाद तीसरा जो आता है वो बच्चों उपसहसंयोजक बंध। इसमें क्या होता है, जो अष्टक पूरा करने के लिए दोनों जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वे यदि किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाएं, क्या दिए जाएं, किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाएं, तो उनके बीच जो बंध बनता है वो कौन सा बंध होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है। और उपसहसंयोजक बंध को दाता से ग्राही की ओर यानी डोनर से रिसेप्टर की ओर यहाँ पे तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अब जो यहाँ पे अगर उदाहरण लें तो दो उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक हम यहाँ पे ओजोन का ले लें या यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का ले लें। तो बताओ बच्चों किसका लिया जाए, ओजोन का लिया जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड का लिया जाए, बताइए किसका लें यहाँ पे। हम यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का ले रहे हैं या यहाँ पे, या अगर मैं ओजोन का ले लिया जाए तो कौन सा लिया जाए, ओजोन। ओजोन हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ओजोन जैसे दिया है आपको, ओजोन जो होता है उत्तरी परमाणु है, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से इसका यहाँ पे निर्माण होता है। तो जैसे देखो ओजोन आपको दिया गया है यहाँ पे, तो इसमें से इसके कितने परमाणु हैं, 3। तो यहाँ पे आपने लिखा O O O, और यहाँ पे होता कितना इसका 8 परमाणु क्रमांक। ये यहाँ पे दिया गया है। तो जो आपको बताया गया था बोहरबरी, तो उसके हिसाब से बोहरबरी के नियम के अनुसार पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कितने होंगे 6। यहाँ पर कितने होंगे 2, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 6। ये आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन जो दिया गया है उनको अपना अष्टक पूरा करना है, तो अष्टक पूरा करने के लिए जैसे ये आपको मान लिया कि ये आपको ऑक्सीजन दिया गया है, ये यहाँ पे 2 इसके हो गए और 2 इसके हो गए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या हो गया, साझा हो गया। और है कितने इसमें 6 हैं, 2 ये हो गए और 2 यहाँ पे ये हो गए। इसमें भी 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर जो दोनों हैं दोनों का अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। ये यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे अगर दूसरा कोई आपको ऑक्सीजन का यहाँ पे परमाणु आपको दिया गया है, जैसे ये मान लें यहाँ पर क्या हो, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए और ये 2 हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस संरचना में सबके अष्टक पूरा है, यानी सबकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आपको प्राप्त हो गए हैं। यहाँ पर जो कोई लिखा हुआ है इन दोनों आर्सियन परमाणुओं के मध्य में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। तो यहाँ पे जैसे बंध है, यहाँ पे लगा है द्विबंध, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आर्सियन के दोनों परमाणु के मध्य में 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, साझेदारी है। अब यहाँ पर देखो जो ये तीसरा ऑक्सीजन का परमाणु आपको दिया गया है, इसमें से इसका यहाँ पे कोई योगदान नहीं है। साझे के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वह इस ऑक्सीजन के परमाणु द्वारा दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन का परमाणु है ये दाता है और ये जो ऑक्सीजन का परमाणु है ये ग्राही है। तो यहाँ पे तीर के चिन्ह को आप यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे लगा सकते हैं। ये इसका यहाँ पे क्या हो गया, संरचना सूत्र। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का यहाँ पे
आप लेंगे संरचना सूत्र यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर आप इस प्रकार से भी इसको ये लिख सकते हो, जैसे आपको सल्फर दिया गया ऑक्सीजन के बंधन में और यहाँ पे इसने क्या किया साझा कर लिया, या इधर आप इसको कर सकते हो, इधर कर सकते हो। लेकिन ये आपको याद रखना होगा, उपसहसंयोजक बंध में जो इलेक्ट्रॉन देगा और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तीर का जो चिन्ह है वह देने वाले से लेने वाले की तरफ ही सदैव लागू होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो हमारा आज के जो वीडियोस थे वे इसके बारे में थे, लवण और लवणों के वर्गीकरण के बारे में थे। तो अच्छे से आप लोग अपनी कॉपी पे इनको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इनको लर्न भी कर लें। धन्यवाद।